All right, guys, let's begin with share capital and the most interesting part of company law. Now, three things that I need to tell you right away. Number one, this particular chapter has got section 43 to 71. 72 has been omitted, that is the reason 71 तक लेंगे. Further, जो फॉर्म्स आएंगे सारे फॉर्म्स तो हम लोग याद नहीं करेंगे, बट जो सीरीज है फॉर्म्स की वो है SH1 से SH15 तक. 8-10 आपको बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही याद हो जाएंगे. बहुत ज़्यादा एक्टिवली मेहनत नहीं भी करोगे तो भी याद हो जाएंगे. तो SH1 से लेके SH15 तक हम लोग फॉर्म्स की सीरीज़ भी देखेंगे. जो जो बहुत काम के होंगे वो तो हम याद करेंगे, जो बहुत ज़्यादा काम के नहीं होंगे वो ऑप्शनल है. आपको लास्ट में फॉर्म्स की सीरीज़ दी हुई है मैंने, सारे फॉर्म्स एक साथ जो कंपनी लॉ में होते हैं सब दी हुई है. तो जहाँ तक हो सके कर लो, जो नहीं हो सकता ज़बरदस्ती नहीं है. जितना खुद से याद हो जाएगा बहुत बढ़िया, जो नहीं होगा उससे भी बढ़िया. देन यू नीड टू नो दैट सिर्फ कंपनीज एक्ट 2013 जो है, सिर्फ कंपनीज एक्ट 2013 सिर्फ बेयर एक्ट के प्रोविजंस पढ़ने से हम लोगों को पूरी क्लैरिटी नहीं आ सकती, क्योंकि जो पावर लेजिस्लेटिव के पास होता है कानून बनाने का, वो कानून बनाने का पावर जो होता है वो तो लेजिस्लेटिव पावर है. तो वो पार्लियामेंट जाएगा, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट की असेंट होगी तब जाके कानून बनेगा. लेकिन जो रूल मेकिंग पावर्स होते हैं, वो रूल मेकिंग पावर जो हैं वो डेलीगेटेड होते हैं. और क्योंकि यू नो थिंग्स कीप ऑन इवॉल्विंग, द बिजनेसेस कीप ऑन इवॉल्विंग, तो लॉ भी क्योंकि लॉ बिजनेस के लिए बनाया गया है, तो जैसे जैसे बिजनेसेस इवॉल्व होते हैं कभी कभी हमें लॉज में, कभी कभी हमें कुछ नियमों में चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है. तो हर बार कानून को बदलना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए जो ऑपरेशनल प्रोविजंस होते हैं उसके लिए रूल्स बनाए जाते हैं. और हम लोग कंपनीज स्कैड शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स 2014 देखेंगे. ऑफ कोर्स वो रूल्स 2014 में आए थे, उसके बाद कई सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं उसमें. इतने सारे हैं कि उसका ट्रैक मतलब रख तो सकते हैं, बट इट इज़ नॉट फ्रूटफुल फॉर अस कि हम उसका ट्रैक रखते बैठें. मैं इंसिस्ट नहीं करता हूँ रूल याद करने के लिए, रूल नंबर याद करने के लिए. कोई जगह ऐसा है कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट रूल याद हो जाएगा, बट अगर आपको नहीं भी होता है इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. नाउ लेट्स बिगिन विथ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. हम सबसे पहले तो सेक्शन 43 को एक बार देख लेते हैं. सो व्हाट डज सेक्शन 33 प्रोवाइड फॉर? सेक्शन 43 प्रोवाइड फॉर, Section 43 provides for the kinds of share capital. Extremely important. And I'll tell you why I'm saying this. जब आप मॉड्यूल 2 में जाओगे, मॉड्यूल 2 में जब आप अकाउंट्स में पढ़ना शुरू करोगे स्पेसिफिकली, तो बहुत सारे प्रोविजंस आएंगे. कहीं पे लिखा होगा इक्विटी कैपिटल, कहीं पे लिखा होगा शेयर कैपिटल. अब आपको ये पता ही नहीं है कि शेयर कैपिटल और इक्विटी कैपिटल में डिफरेंस क्या है, तो आप तो कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे, क्योंकि वहाँ तो मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल्स भी करने होते हैं. तो न्यूमेरिकल्स करते करते अगर हमें ये पता नहीं है कि एग्जैक्टली शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, तो हम तो ब्लंडर मार देंगे वहाँ. तो वहाँ ब्लंडर ना हो, इसीलिए यहाँ पे मेक श्योर करते हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट टाइट हैं. आई हैव केप्ट ऑन रिपीटिंग एंड आई वुड कीप ऑन रिपीटिंग दिस. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कंपनी लॉ सब्जेक्ट को एक डिफरेंट अप्रोच के साथ प्रिपेयर करें. कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो सिर्फ मॉड्यूल 1 में पास होने के लिए, नंबर्स लेने के लिए होते हैं. कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपका प्रोफेशनल तक कभी पीछा नहीं छोड़ने वाले. अगेन आई एम री इंसिस्टिंग दैट प्लीज कंपनी लॉ को थोड़ा और सीरियसली पढ़िए आप. नाउ सेक्शन 43 एक्चुअली प्रोवाइड्स फॉर द काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल. तो शेयर कैपिटल इस एक्सप्रेशन का मीनिंग एग्जैक्टली क्या है, सेक्शन 43 में काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में दिया हुआ है. तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार मेरे साथ 43 को अप्रोच करें. तो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट विथ थिंग्स, आई वुड लाइक यू टू एक बार मेरे साथ आप लोग शेयर कैपिटल एग्जैक्टली इस एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है वो हम लोग देखना शुरू करेंगे. अगेन क्लास नोट्स बहुत 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 वाटर टाइट बनाने की कोशिश की गई है और चीज़ें सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत कोशिश हुई है. आई होप you reckon that someday. Now, so section 43 दो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है. और पहले मैं आपको सेक्शन 43 में क्या एग्जैक्टली ये भी मैंने आपके नोट्स में डाला हुआ है. मैं आपको एग्जैक्ट प्रोविजंस बताने की कोशिश करूँगा
मेरा जो इंटेंशन है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली जब वर्ड शेयर कैपिटल हम लोग यूज़ करते हैं तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट व्हाट इज प्रोवाइडेड फॉर इन सेक्शन 43। नाउ सेक्शन 43 के हिसाब से शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? शेयर कैपिटल का मतलब होता है शेयर्स वन, शेयर्स विथ वोटिंग राइट्स एंड शेयर्स with differential voting rights. Shares with differential voting rights. So let me just give me a moment. I would like to open the बेयर एक्ट also. मैं पहले बेयर एक्ट भी दिखाता हूँ आपको, और क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मज़ा आती है वो तो बेयर एक्ट से आती है। अब बेयर एक्ट यार पता है इसलिए भी रेफर हर बार हम नहीं कर पाते क्योंकि इतने चेंजेस आए हैं और कभी कभी वो चीज़ें अमेंडेड नहीं होती है बेयर एक्ट में, तो इसीलिए हम लोग हर बार बेयर एक्ट रेफर नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बार 43 को देखते हैं। पेज 43 या here it is. Section 43. Heading of the section is kinds of share capital. Section 43 provides the share capital of the company limited by shares shall be of two kinds. One, shares equity share capital with voting rights or with differential voting rights as to dividend voting or otherwise in accordance with such rules as may be prescribed. And preference shares. That means एक बात बहुत क्लियर है दैट काइंड्स ऑफ कैपिटल जो है वो होते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल विथ वोटिंग राइट्स सो इक्विटी शेयर कैपिटल विथ वोटिंग राइट्स एंड विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। हमारा टॉपिक अभी डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स ही है, तो वी आर गोइंग टू चेक आउट व्हाट एग्जैक्टली द डीवीआरस और द डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स आर। तो हम लोग शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के बारे में एग्जैक्टली पढ़ने वाले हैं। तो शेयर कैपिटल दो टाइप का होता है। फर्स्टली इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसमें दो चीजें हो गई, इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट्स मतलब जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं जिसमें एक शेयर में एक वोटिंग राइट होता है, और जो दूसरे टाइप के शेयर्स होते हैं वो होते हैं इक्विटी शेयर्स जिसमें डिफरेंशियल वोटिंग राइट होता है, मतलब उसमें एक शेयर में वोटिंग राइट एक के बदले उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा हो सकता है। डिविडेंड भी उससे कम हो सकता है, मतलब नॉर्मल शेयर पे अगर हम एक शेयर पे एक रुपये का डिविडेंड देंगे तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर में हम ₹1 के बदले कुछ और अमाउंट भी डिविडेंड में दे सकते हैं। इसमें बहुत बड़े बदलाव हुए हैं, अभी सेबी ने कुछ नियम में चेंजेस किए हैं, तो ये अमेंडेड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बी इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो बी इज एक्चुअली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो अगर आप बोलोगे सर हमको ना एग्जैक्टली मीनिंग बताओ कि शेयर कैपिटल इस शब्द का मीनिंग क्या होगा, तो सच बात तो ये है कि अगर हम इस एक्सप्रेशन शेयर कैपिटल को स्टडी करें तो इसका मतलब होगा इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मतलब जब भी हम ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे शेयर कैपिटल तो उसमें हम प्रेफरेंस शेयर्स को काउंट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम काउंट करेंगे। मैं बता रहा हूँ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे अभी हम, बट जब भी हम लोग शेयर कैपिटल इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे हमारा मतलब होगा इक्विटी शेयर्स, जो नॉर्मल शेयर्स होते हैं इक्विटी शेयर्स, या तो जो शेयर्स होंगे इक्विटी शेयर्स ही होंगे, उसमें वोटिंग राइट्स अलग प्रकार के होंगे, साथ ही साथ प्रेफरेंस शेयर्स। तो कंपनी लॉ में बहुत सारे प्रोविजन, जैसे अभी बायबैक में हम लोग देखेंगे, एक जगह बायबैक है तो बायबैक में एक प्रोविजन में जो एक्सप्रेशन यूज होता है वो होता है इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब पता है क्या होता है? सिर्फ ये, अब
जब आप सेकेंड मॉड्यूल में आओगे, सेबी में आओगे, अकाउंट्स में आओगे, तो वहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल दिया होगा, तो आपको सिर्फ ये दोनों चीज़ों का फिगर लेना पड़ेगा। अगर पूरा शेयर कैपिटल वर्ड का इस्तेमाल किया है तो आपको ये दोनों को मिला के वो सारे फिगर्स लेने पड़ेंगे, है ना। तो काफ़ी क्रूशल हो जाता है। कभी कभी हम लोग पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, हमको लगता है बहुत ऑर्डिनरी है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है वो इतना लॉन्ग टर्म के लिए है कि इसको आपको अच्छे से मेमोराइज करना चाहिए और पढ़ समझ लो, पढ़ समझने के बाद रट भी लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो section 43 provides for the kinds of capital, and whenever we use this expression share capital, it always means equity capital, equity share capital with voting rights, equity share capital with differential voting rights plus the preference shares। ठीक है, so ये है मेन section 43 kinds of share capital के बारे में बात की हुई है यहाँ पे। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंट इन द एक्ट शैल अफेक्ट द राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, इसके आगे की जो कहानी है वो हम लोग अभी नहीं देखेंगे क्योंकि इट वोंट मीन, अभी इसका कोई मतलब नहीं है अभी हमारे लिए, क्योंकि हम प्रेफरेंस शेयर्स अलग से पढ़ने ही वाले हैं, हम सारी चीज़ों को अलग से पढ़ने ही वाले हैं। तो एट दिस मोमेंट शेयर कैपिटल ये जो एक्सप्रेशन है, आई होप ये बहुत क्लियर हो गया। नाउ इसके बारे में मैं लीगल प्रोविजंस शुरू करूं, इसके पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा बिजनेस साइड, थोड़ा सा अकाउंटिंग साइड, थोड़ा सा फाइनेंस साइड ऑफ बिजनेस को भी एक्सप्लोर करें। देखो यार, मैं अभी एक एक्सरसाइज करवाऊंगा आपको, वो एक्सरसाइज करवा के फिर हम लीगल प्रोविजंस देखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम एक एक्सरसाइज करेंगे, वो एक्सरसाइज क्या है समझ लेते हैं ना। सबसे पहले ग्लोबली पूरे दुनिया में कोई भी कंपनी को जब पैसे की जरूरत होती है तो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फंड्स। काफ़ी क्रूशल, काफ़ी कन्वेंशनल टॉपिक है, लेकिन समय के साथ साथ अभी इतने सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं कि इसे कन्वेंशनली पढ़ना भी ज़रूरी है और जो भी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं उसको भी पढ़ना ज़रूरी है। एक बात जो सबको मालूम है या सामूहिक है, विच इज़ वेरी यूजेज इन पब्लिक डोमेन अक्रॉस द ग्लोब, इन वट एवर जुरिस्डिक्शन द कंपनी इज, इंडिया, USA, UK, सिंगापुर, जो भी कंपनी जो भी देश में है, फंडामेंटली जो सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, अगर हम वो सोर्सेज ऑफ फंड्स के बारे में बात करें तो जब भी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है, जब भी कंपनी को कोई प्रोजेक्ट्स लगाने होते हैं, जब भी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है, रुपए की ज़रूरत होती है, तो कंपनी फंडिंग जो करती है, कंपनी जो पैसा जुटाती है, वो इन दो में से कोई एक तरीका होता है। या तो हम लोग क्या करते हैं, या तो हम लोग हमारे कंपनी के इक्विटी शेयर्स, नॉर्मल जो शेयर सुनते हैं उसको इक्विटी शेयर ही बोलते हैं, या तो कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर लेती है या तो कंपनी ले लेती है कर्जा। ईदर द कंपनी इशूज द इक्विटी शेयर्स और द कंपनी बोरोज, या तो कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है या तो कंपनी करती है बोरोविंग। ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी कन्वेंशनल बिजनेस एक्यूमेन, ये बहुत कॉमन नॉलेज में है अक्रॉस द ग्लोब, यही ट्रेंड है। तो जब भी कंपनी पैसा रेज करती है तो अक्सर या तो किसी को अपने धंधे में पार्टनर बना लेती है, क्योंकि अगर मैं मेरे कंपनी के इक्विटी शेयर इशू करता हूँ और आप मेरे कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदते हैं तो आप क्या बन जाते हैं, कंपनी के ओनर बन जाते हैं, है ना। तो यू विल बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी एंड आई विल बी इशूइंग शेयर्स टू यू, है ना। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट जब भी हम लोग सोर्सेस ऑफ फंड्स की बात करते हैं तो हम पूरे वर्ल्ड में जो कन्वेंशनल विजडम है, जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व हुई है, मैं बात कर रहा हूँ 1700s या मे बी 1500s 1400s से मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप पूरा वो यूरोपियन हिस्ट्री भी पढ़ेंगे जहाँ से किस्से शुरू हुए या जहाँ से कंपनी का कॉन्सेप्ट आया, तो जितना भी आप डीप में जाएंगे, आप चाहे जितनी भी किताबें पढ़ें, जितना भी आप कन्वेंशनल थ्योरी में जाएंगे, आप यही पाएंगे कि फंडामेंटली या तो मैंने कर्जा ले लेना है या तो मैंने मेरे कंपनी के इक्विटी शेयर इशू करके आपको मेरे कंपनी का ओनर बना देना है। अब इसके लीगल साइड में, इसके लीगल प्रोविजंस को हम समझना स्टार्ट करें, इसकी डायनेमिक्स को हम समझना शुरू करें, उसके पहले एक छोटा सा एक्सरसाइज। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप एक छोटा सा एक्सरसाइज करें। वो छोटा सा एक्सरसाइज क्या है मैं आपको बताता हूं। एक क्वाड्रेंट बनाना है बेसिकली आपको,
मैं बस इतना चाहता हूँ कि एक छोटा सा क्वाड्रेंट आप लोग बनाएं, और इसमें आप बिल्कुल छल नहीं करेंगे। आप अपने साथ बिल्कुल छल नहीं करेंगे। आपको ये खुद करना है काम, ठीक है? किसी को कोई पूछेगा नहीं, आपको किसी को बताना नहीं है, बट ये खुद से करना है। तो सवाल ये है कि अगर कंपनी को फंड्स की जरूरत पड़े, इफ द कंपनी नीड्स फंड्स, अगर कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ेगी, अगर कंपनी को फंड्स की जरूरत पड़ती है, तो आप लोगों का क्या मानना है? व्हाट इज अ बेटर ऑप्शन? इक्विटी शेयर इशू करना और पैसे रेज कर लेना, या कर्जा लेके धंधा करना? ठीक है। अब अगर आप 11th-12th में होते, सी सेट में होते, तो 4-5 सवाल का जवाब, 4-5 आप आंसर देते, मैं 4-5 सुनता, आपको शाबाशी देता और हम आगे बढ़ जाते, और आपको लगता वाह सर वाह, कमाल हो गया, है ना? लेकिन सी सेट खत्म हो चुका है, आप अभी एग्जीक्यूटिव में हो, और आपको पता चल चुका होगा कि हरमन बावेजा और ऋतिक रोशन में जितना फ़र्क होता है, उससे ज़्यादा फ़र्क जो है वो सी सेट और एग्जीक्यूटिव में होता है। तो आप तो जानते हैं अब, है ना? तो मेरा छोटा सा एक्सरसाइज है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक छोटा सा काम करें। आप लोगों को एक एनालिसिस करनी है। वो एनालिसिस क्या है? जब कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू करके पैसा रेज करेगी, तो इसका कंपनी को क्या फायदा होगा? ओके ओके, और इसका कंपनी को क्या डिसएडवांटेज है, या कंपनी को इसका क्या नुकसान हो सकता है? इसका कंपनी को क्या नुकसान हो सकता है, ये भी आपको पता करना है। सेम मैं आपको ये इसलिए टास्क दे रहा हूं क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव, यार इट हैज़ बीन 9 years एंड मैं सिर्फ 10 घंटा 8 घंटा सिर्फ एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों को पढ़ाता था, ठीक है? तो मुझे ना अच्छे से पता है कि किस तरह का थॉट प्रोसेस होता है। हमेशा जब ये सवाल मैं पूछता हूँ तो हमेशा बच्चा इन्वेस्टर्स की एंगल से ही सोचता है, जबकि हमें भूल जाते हैं कि हम हमारे क्लाइंट्स के लिए प्लानिंग करेंगे, हम कंपनी के साइड से खेलेंगे, क्योंकि हम कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हैं। तो हम कंपनी को हेल्प कर रहे हैं कंपनी पैसा रेज करने के लिए, तो हमें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज अ बेटर ऑप्शन, वेदर वी शुड बी शोइंग इक्विटी शेयर्स और वेदर वी शुड बी रेजिंग मनी वाया डेट। तो यहाँ हमें कर्जा लेना चाहिए या हमें इक्विटी शेयर इशू करना चाहिए? ये एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है, ये सीए लोग भी पढ़ते हैं इंटर में। आप लोग सेकेंड मॉड्यूल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे। डीवीआर के अलावा अभी डीवीआर में बदलाव भी आ गए हैं और इसके आगे के इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, जिसको हम लोग स्पेशल सुपीरियर वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स बोलते हैं। सेकेंड मॉड्यूल में आईपीओ में अब ये भी एक कॉन्सेप्ट जुड़ गया है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आप ये एक छोटा सा टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, ये छोटा सा टास्क आपको करना है, ठीक है? तो कंपनी को क्या एडवांटेज है और कंपनी को क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है? कितना छोटा सा टास्क है, छोटा सा टास्क आपको करना है। दूसरा, जब कोई इन्वेस्टर कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदता है, तो एज एन इन्वेस्टर व्हाट आर द एडवांटेजेस दैट आई एंजॉय एज एन इन्वेस्टर? मान लो मैं किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदता हूं, तो एज एन इन्वेस्टर मुझे इक्विटी शेयर खरीदने के क्या क्या फायदे हैं, ये भी मैं आपको चाहता हूं कि आप लोग इसे नोट डाउन करें। फर्दर, एज एन इन्वेस्टर अगर मैं कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदता हूं, तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, ये भी हमको समझना पड़ेगा, ठीक है? तो ये है एक टास्क। इसमें आप एक चीज को समझ लो, एजेंडा समझ लो क्लियरली। जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है, चाहे कोई मॉडर्नाइजेशन करना है प्लांट का, कोई एक्विजिशन को फंड करना है, कोई न्यू प्रोजेक्ट हम लोग ला रहे हैं, उसके लिए हमको पैसे चाहिए, तो जब हम पैसा रेस करेंगे तो फंडामेंटली या तो मैं कर्जा लूंगा, चाहे उसको डिवेंचर बोलो, चाहे बैंक लोन बोलो, काट पीट के कर्जा बोलूंगा मैं उसको। मैं अगर कर्जा ले रहा हूं तो क्या हो सकता है, इक्विटी शेयर्स इशू कर रहा हूं तो क्या हो सकता है? तो इक्विटी शेयर्स अगर कंपनी इशू करती है, कंपनी को क्या फायदा है, क्या नुकसान है? इन्वेस्टर को क्या फायदा है, इन्वेस्टर को क्या नुकसान है? इन्वेस्टर साइड इसलिए एनालाइज करना जरूरी है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, अब जैसे बच्चे एक बार मुझे सेबी के क्लास में, सिक्योरिटीज लॉ के क्लास में कुछ बच्चों ने सवाल पूछा। अब उसमें क्या है, 150 1000 टाइप की सिक्योरिटीज है।
रोज 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 सिक्योरिटीज पढ़ रहे थे, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट चल रहा था। एक बच्ची ने खड़े होकर सवाल पूछा कि सर, जब काट पीट के पैसे ही लेने हैं और उनको रिटर्न ही देना है तो इतने अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज क्यों होती है? सीधे सीधे इतना ले लो, इतना परसेंट दे देंगे बोल दो। अब फिर मैंने वो बच्ची से वो सवाल पूछा, और वो बच्ची का बैकग्राउंड ये था कि वो NIFD से इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स की थी उसने, एंड देन वो CS में आई थी। तो मैंने कहा कि जब सारे इंसानों को बॉडी ढकने के लिए कपड़े पहनते हैं, तो फंडामेंटली जब हम लोग बॉडी ढकने के लिए कपड़े पहनते हैं ना, तो सीधे सीधे चादर क्यों नहीं खरीद लेते? एक चादर खरीद लो, उसमें गोला मारो, मुंडी बाहर निकालो और अल हबीबी, हाँ ऐसे घूमना स्टार्ट कर दो सब लोग। मतलब जो जैसे कश्मीर में एक क्लोथिंग होती है बड़ी सी, उनका जो एक पूरा क्या बोलते हैं उसको मुझे पता नहीं है, तो वैसा क्यों ना कर ले कि भाई यार कोई क्यों नहीं ऐसा करता कि कोई कपड़ा खरीद लिया, उसमें गोला मार दिया, उसमें मुंडी निकाल ली, वो पहन के चल दिए। क्यों फिर अलग अलग टाइप? क्यों बंदा टी शर्ट, कोई टी शर्ट्स पसंद करता है, कोई राउंड नेक टी शर्ट्स पसंद करता है, कोई वी नेक पसंद करता है, कोई कॉलर वाली पोलो टी शर्ट्स पसंद करता है, कोई शर्ट्स पहनता है, कोई कुर्ता पहनता है। या बंदियों में तो उस एरिना में तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो असमर्थ है ये जानने के लिए कि उसमें क्या क्या क्लोथिंग लाइन होती है। बट मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जिस तरह अलग 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 तरीके की वेशभूषा होती है, अलग अलग तरीके के कपड़े डिज़ाइन किए जाते हैं। क्यों डिज़ाइन किए जाते हैं अलग अलग तरह के कपड़े? क्यों अलग अलग पैटर्न्स होते हैं? टू ल्योर द बायर्स, राइट? हम चाहते हैं कि लोग न्यू फैशन ट्रेंड्स में आए, या जैसी डिमांड है, जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है, जिस तरह का माहौल चल रहा है, उस तरह के कपड़े बनते हैं और उस तरह का ट्रेंड आता है और चीज़ें बदलती है। बिल्कुल वैसे ही एज अ कंपनी सेक्रेटरी जब आप कोई कंपनी का बोर्ड ज्वाइन करोगे, योर जॉब माइट इंक्लूड एडवाइजिंग द बोर्ड, एडवाइजिंग द मैनेजिंग डायरेक्टर। कंपनी को अगर पैसे की ज़रूरत है, वो आपके पास आएगा, वो आपको पूछेगा, वो आपकी राय पूछेगा, वो पूछेगा आपको कि फंड्स रेस करने के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो उस समय आप बन जाओगे एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइनर। आप बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करोगे, है ना? कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, देन डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर, डिपॉजिट्स, देन FCC, BGDR, ADR, देन सेकेंड मॉड्यूल में तो हज़ारों टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वारंट्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो योर जॉब इन्वॉल्व्स द एनालिसिस। तो आपको इन्वेस्टर को क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, ये इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है, या इसके बारे में इसलिए डीप थॉट डालना ज़रूरी है क्योंकि जब हम लोग सिक्योरिटी इशू करते हैं तो सामने वाला हमको पैसे देने वाला है, वो पैसे के बदले हम उसको एक इंस्ट्रूमेंट देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हमको एक विन विन सिचुएशन, एक विन विन इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करना पड़ता है जो इन्वेस्टर के लिए भी अच्छा हो, हमारे लिए भी अच्छा हो। ठीक है, प्लेन इक्विटी शेयर्स और प्लेन डिवेंचर्स तो इशू होते ही हैं, लेकिन जब तक इसकी 100% अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, आप इसके ऊपर के इंस्ट्रूमेंट्स को नहीं समझ पाएंगे। तो नंबर 1 इज, कंपनी अगर इक्विटी शेयर्स इशू करती है तो कंपनी को क्या क्या फायदा होगा, क्या क्या नुकसान होगा, ये करना है। और उसके बाद बिल्कुल सेम तरीके से बिल्कुल सेम एनालिसिस आपको करना है डिबेंचर्स के लिए या डेट के लिए। मैं आपको डिबेंचर्स भी नहीं बोलना चाहता हूं, आप सिर्फ ये एनालिसिस कर लो कि कंपनी अगर पैसा रेस करती है, अब जैसे टाटा मोटर्स है, 80,000 करोड़, 1 लाख करोड़ का कर्जा है कंपनी के ऊपर। रिलायंस इंडस्ट्री अभी उन्होंने गए साल में 2020 में 1.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चुकाया। TCS और इन्फोसिस डेट फ्री कंपनीज है ना? तो कोई कंपनी कर्जा लेती है, कोई नहीं लेती। तो ऐसा क्यों होता होगा, इसके बारे में थोड़ा एनालिसिस तो बनता है। तो यहाँ पे भी आपको छोटा सा काम क्या करना है, कंपनी को क्या एडवांटेज है कर्जा लेने के, इन्वेस्टर को और डिबेंचर जैसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके क्या एडवांटेज है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो इन्वेस्टर डिबेंचर्स खरीदता है। तो आप सही गलत मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप बस 10-10 मिनट लीजिए और ये एनालिसिस करिए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं तो वीडियो पॉज करके आगे बढ़ जाऊंगा, वो पॉज के टाइम पे आपको फिर एनालिसिस करनी रहेगी। तो कंपनी को क्या डिसएडवांटेज है कर्जा लेने का, और इन्वेस्टर को क्या डिसएडवांटेजेस है डिबेंचर जैसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने का। तो ये क्वाड्रेंट जो मैंने आपको दिया है, ये आपकी थॉट प्रोसेस को बहुत बेहतरीन बना देगा। अभी मैं थोड़ी देर में पॉज करूंगा और वहां पर आप 10 मिनट 15 मिनट का जितना आपको ब्रेक चाहिए आप ब्रेक लीजिए,
और मुझे एनालिसिस करके बताइए कि आपका क्या मानना है। तो यहाँ पर कंपनी शेयर्स इशू करेगी, इक्विटी शेयर्स इशू करके पैसा रेज करने वाली है कंपनी। सो ज़रूर आप बताइए कि आपका इसमें क्या विचार है। और यहाँ पर कंपनी कर्जा लेके धंधा करने के मूड में है। ठीक है, इंडिया में हम लोग बहुत बिहेवियरली सोचते हैं, कर्जे के नाम से बहुत लोग डरते भी हैं, डरना भी चाहिए, लेकिन इट्स नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब चीज़ है। हाँ, डेट जो है ना वो बिल्कुल ब्लड प्रेशर की तरह होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया तो हाई बीपी से मर जाओगे, और बहुत कम हो गया तो लो बीपी से मर जाओगे। मेरे कहने का मतलब, अगर डेट बहुत ज़्यादा हो गया तो बैलेंस शीट पे बहुत प्रेशर आ जाएगा, हर साल हमको इंटरेस्ट आउटगो, इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी पड़ेगी। और अगर हमने बिल्कुल ही कर्जा नहीं लेके रखा तो फिर जितना नेट प्रॉफिट आ रहा है उसमें से 30% जाएगा टैक्स हमारा। अब कर्जा लेने का अच्छा फ़ायदा ये होता है कि जो उसमें से हम इंटरेस्ट देते हैं वो इंटरेस्ट इनकम डिडक्टेबल होती है, तो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट इनकम को हम रिड्यूस कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं इनकम टैक्स में, है ना। सो टू अ ग्रेट एक्सटेंट दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। आप यहाँ पर लीजिए छोटा सा ब्रेक। मैं यहाँ पर पॉज कर रहा हूँ वीडियो, और मैं तो कंटिन्यू करते जाऊँगा, पॉज करने के बाद मैं तो तुरंत कंटिन्यू कर दूंगा, बट आप लोग यहाँ पॉज करिए वीडियो। ये जो क्वाड्रेंट मैंने आपको यहाँ बना के दिया है, ये अपने हिसाब से आपको क्या लगता है वो लिखिए, और फिर एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे हम इक्विटी का और डेट का। इसके बाद हम लोग इक्विटी शेयर्स और डिवेंचर्स का ये कंपैरिजन के बाद हम प्रेफरेंस शेयर्स को भी कंपेयर करेंगे, फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे। बट टेक अ मोमेंट, टेक 15-20 मिनट्स एंड देन अगेन प्ले द वीडियो। पॉज कर लीजिए आप, क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ से। ठीक है, चलो। ऑलराइट गाइस, आई होप आपने ब्रेक ले ली होगी और आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होगी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कंपनी को पैसे रेज करने होते हैं, जब भी कंपनी को कोई नया प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना होता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है कि ये डिसीजन पे इतना फोकस किया जाए, इतना एनालिसिस किया जाए, क्योंकि इसका बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। दिस डिसीजन इज गोइंग टू हैव लॉन्ग टर्म रैमिफिकेशंस ऑन द कंपनी का पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर इस पर्टिकुलर फैसले से बदल जाएगा। ठीक है, और इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन दैट अ कंपनी हैज़ टू टेक। सो आई होप आपने अपने साइड से कुछ सोचा होगा कि इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। लेट्स नाउ स्टार्ट राइटिंग। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले तो यार देखो, पैसा कंपनी रेज कर रही है, सबसे पहले कंपनी को इसके क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो अगर कंपनी शेयर्स इशू करती है, अगर इक्विटी शेयर्स हम लोग इशू करते हैं, सबसे बढ़िया बात ये होती है कि हमें कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं देना है। नो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैव टू बी मेड। चाहे इसका कितना भी आप रेलेवेंट समझे किस ना समझें, आपको इसका वैल्यू समझे या ना समझे, मैं आपको एक बात बता देता हूँ भाई, इंटरेस्ट पेमेंट का जो बर्डन रहता है वो कंपनी की बैलेंस शीट को पूरा खोखला कर सकता है। इमेजिन करो, अगर प्रोजेक्ट ठीक ठाक रहा, अच्छा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन हुआ, मुनाफे हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर मुनाफे नहीं हो रहे हैं, प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं, या बहुत ही 10% के मार्जिन से ही प्रॉफिट हो रहा है, तो इंटरेस्ट देना वुड बी वेरी 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 हैवी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर प्रॉफिट होते ही नहीं है तो आप अपने जेब से ब्याज की पेमेंट करने लग जाओगे, इंटरेस्ट पेमेंट करने लग जाओगे, एंड दैट ये तो धीरे धीरे करके कंपनी के पूरे असेट्स को खोखला कर देगी इंटरेस्ट पेमेंट्स, है ना। नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे केसेस हैं। सुजुलॉन एनर्जी व्हाट हैपेंड, किंगफिशर एयरलाइंस व्हाट हैपेंड, टाटा मोटर्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट। 5-7 ईयर्स से देख रहा हूँ मैं, 1 लाख करोड़ का कर्जा लेके बैठे हुए हैं। धीरे धीरे अभी तो चलो पिछले 1 साल में कुछ ठीक हुआ है, बट कर्जा जो है वो बैलेंस शीट को पूरा खोखला कर सकता है। सो नंबर 1 एडवांटेज ऑफ इशूइंग शेयर्स इस इंटरेस्ट पेमेंट का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। सो नो इंटरेस्ट पेमेंट्स, सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट पेमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात, नो वरीज अबाउट रीपेमेंट। तो ये जो पैसा है अब इसको रीपे करने का भी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो टोटल पैसा रेज हुआ, उसको अब वापस करने की भी दरकार नहीं है, ये कंपनी का परमानेंट कैपिटल का हिस्सा बन चुका है।
तो ना आपको रीपेमेंट की टेंशन है, प्रिंसिपल जो पैसा आ गया वो भी रीपे करने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर ब्याज देने की ज़रूरत नहीं है। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट ये बहुत ही टेंशन फ्री कैपिटल है। ऑफ कोर्स जो निवेशकों ने पैसा लगाया उनको हम पैसा बना के देंगे, अगर मुनाफा होगा तो डिविडेंड्स वगैरह बांटेंगे, बट प्रेशर नहीं रहेगा कंपनी की मैनेजमेंट पे। कभी कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कभी कभी शॉर्ट टर्म में कैश फ्लो की करंट हो सकती है, शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो मैनेजमेंट को उस बात का टेंशन नहीं आएगा कि ब्याज की पेमेंट करनी है, रीपेमेंट का डेट आ रहा है, ये सारे टेंशन्स नहीं आते। ये दो सबसे बड़े एडवांटेज है जो मैं लिस्ट करूँगा इक्विटी शेयर्स इशू करने के। एक एडवांटेज और जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि कंपनी को अच्छा, कंपनी का गवर्नेंस यहाँ से स्ट्रांग हो जाता है। सो कंपनी का जो गवर्नेंस है, जो कंपनी के कंप्लायंसेस हैं, कंपनी बहुत ज़्यादा कंप्लायंस फॉलो करने लग जाएगी, कंपनी का गवर्नेंस बहुत बेहतर हो जाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान में अगर कंपनी लिस्ट होती है, इनफैक्ट अगर आप लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में या फिर यूएस में, यूके में, सिंगापुर में जब डिपॉजिटरी रिसीट्स जैसी सिक्योरिटीज़ वगैरह लिस्ट करवाते हो फ्यूचर में, तो क्या होता है कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस कोड का हिस्सा बन जाते हो। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कानून को फॉलो करना पड़ता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। कंपनी का ओवरऑल कल्चर बेहतर हो जाता है, कंपनी एक कंप्लायंस वाली कंपनी बन जाती है। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट दिस इज़ ऑलवेज बेटर दैट कंपनी का कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर स्ट्रांग हो, गवर्नेंस के मामले में कंपनी स्ट्रांग हो। टू अ ग्रेट एक्सटेंट कंपनी को एक विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिल जाती है। अब अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह के स्टूडेंट होते हैं, आप इमेजिन करो अगर कोई डिटर्जेंट बनाने वाली कंपनी है, कोई ऐसे कोई पानी की टंकी बनाने वाली कंपनी है, वाटर टैंक्स बनाने वाली कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ट्रैवल बैग्स बनाने वाली कंपनी है। एक बात बताओ, these are such products which require good advertisement, brand campaigning, विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कंटिन्यूसली लोगों की नज़रों में आते रहना, लोगों के ज़ुबान पे आपका नाम आते रहना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप के ब्रांड्स के लिए। तो आप अगर कोई कारोबार कर रहे हो जो नेशन वाइड है, पूरे हिंदुस्तान में आपको कारोबार करना चाहते हो, तो आपको उसके लिए स्टार टीवी पे, जी टीवी पे या न्यूज़ चैनल्स में एडवर्टीजमेंट दिखानी पड़ती है। गुड थिंग इज, आप इमेजिन करो अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है 24 घंटे CNBC TV 18 में, आवाज़ में या फिर जी बिजनेस में, जो भी बिजनेस चैनल्स हैं, जो भी मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट्स हैं, हर जगह आपकी कंपनी के शेयर का प्राइस दिखता रहेगा। मतलब काट पीट के लोगों को आपकी कंपनी का नाम तो बार बार दिखता ही रहेगा। बहुत बार ऐसा भी होगा कि एनालिस्ट आपकी कंपनी के बारे में एनालिसिस करके रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश करेंगे, तो बहुत ब्रांड विजिबिलिटी मिलती है, बहुत ब्रांड आपका बहुत विजिबल हो जाता है। और लास्ट नॉट द लीस्ट इज रिस्क शेयरिंग। तो फंडामेंटली अगर मेरा प्रोजेक्ट रिस्की है, अगर मेरे प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट में वट एवर प्रोजेक्ट आई एम कमिंग अप विथ, इफ इट्स अ रिस्की प्रोजेक्ट, देर आर गुड चांसेस कि इसमें लॉस भी हो सकता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम लोग थोड़ी रिस्क शेयरिंग करें, क्योंकि अगर लॉस हो सकता है, प्रोजेक्ट्स थोड़ा प्रोजेक्ट 100% श्योरिटी नहीं, वैसे तो 100% श्योरिटी किसी में भी नहीं होती, लेकिन अगर कोई चांसेस हैं कंपनी में लॉस होने के या कंपनी का प्रोजेक्ट उतना जल्दी नहीं सक्सेसफुल हो पाएगा, तो इट्स ऑलवेज अ गुड ऑप्शन दैट आप इक्विटी शेयर्स इशू करें। क्योंकि इक्विटी शेयर्स में निवेश करने वाले भी रिस्क लेने को तैयार हैं। दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर गुड इनकम एंड दे ऑल्सो आर अवेयर दैट इक्विटी शेयर्स में अगर निवेश किया तो रिस्क तो रहता ही है। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट रिस्क भी शेयर हो जाती है। ठीक है। ऑन द कॉन्ट्री, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? नंबर वन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, द कंट्रोल गेट्स डाइल्यूटेड। सबसे खतरनाक बात जो है वो ये है कि कंट्रोल गेट्स डाइल्यूटेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। कॉर्पोरेट जो भी कंपनी है आपकी, उसमें से आपका कंट्रोल थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज आपके वोटिंग राइट्स कम होंगे। सो टू अ ग्रेट एक्सटेंट वोटिंग राइट्स will be given to the shareholder. तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट आप जब इक्विटी शेयर्स इशू करते हो, तो इक्विटी शेयर्स के साथ साथ आप उनको वोटिंग राइट्स भी दे रहे हो। आपकी
कंट्रोल जो है कंपनी में, डिसीजन मेकिंग, आप जो पावर है आपकी एज अ प्रमोटर, वो आपकी डाइल्यूट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नाउ व्हेन द कंपनी इज गेटिंग लिस्टेड, व्हेन द कंपनी इज इशूइंग इक्विटी शेयर्स, the equity shareholders will have right to vote in the general meetings, they have right to receive the notices of the company, they have right to participate in the decision making of the company, they have right to ask questions to the management of the company. So this is very very this is something जिसका ध्यान ज़्यादा रखा जाता है। थोड़ा एक्सट्रीम एंड पे बोलूँ तो कंपनी इज वल्नरेबल टू hostile takeovers. To a great extent, company is always vulnerable to hostile takeovers. अगर एक हद से ज़्यादा इक्विटी शेयर्स आपने इशू करके रखे हुए हैं, प्रमोटर के पास कंट्रोल बहुत कम है, देयर इज़ ऑलवेज अ चांस कि कोई दूसरी कंपनी आपके शेयर्स को एक्वायर करते 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 एक दिन पूरी कंपनी ही टेक ओवर कर दे। 2018 वी ऑल सॉ व्हाट हैपेंड विद माइंडट्री टेक्नोलॉजीज। माइंडट्री हिंदुस्तान की एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसमें प्रमोटर्स के पास तकरीबन 12 से 16% की हिस्सेदारी थी और बाकी के जो शेयर्स थे वो पब्लिकली ट्रेडेड थे, पब्लिक को इशू किए हुए थे। लार्सन एंड टूब्रो सॉ अपॉर्चुनिटी एंड इवेंचुअली लार्सन एंड टूब्रो एक्वायर्ड माइंडट्री टेक्नोलॉजीज, और माइंडट्री आप देखिए उनके प्रमोटर के हाथ से चली गई। अब वो माइंडट्री जो है वो लार्सन एंड टूब्रो की कंपनी बन चुकी है। थोड़ा एक्सट्रीम एंड पे देखें तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर प्लान करते वक्त इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो बेसिक कंट्रोल रिक्वायर्ड है, मतलब एटलीस्ट 25%, 33% तक का तो शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स को अपने पास रखना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज बहुत खतरा मंडरा सकता है टेक ओवर का। तो एटलीस्ट 25+% का कंट्रोल होना चाहिए। और जो कंपनीज इस बात को बहुत भली भांति समझती है कि कंट्रोल कितना इंपॉर्टेंट है, वो कंपनीज में तो फिर 50% से थोड़ा ज़्यादा आप अपने पास ही रखो। अब जैसे मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, चाहे जो हो जाए 50% या उससे 50% से ज़्यादा शेयर्स वो लोग हमेशा होल्ड करते हैं। तो अंबानी फैमिली 50% से ज़्यादा ही शेयर्स ओन करती है। तो ऐसी कंपनीज में टेक ओवर का बिल्कुल खतरा नहीं, बिकॉज दे आर सिटिंग विद 50.1% या 50 से ज़्यादा परसेंट पे बैठे हुए हैं। एनी डिसीजन दैट दे हैव टू मेक, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके हो सकता है, डायरेक्टर्स पूरे के पूरे अपॉइंट करना, पूरे के पूरे रिमूव करने का पावर रिलायंस इंडस्ट्री लेके बैठी है। इसीलिए कोई ज़्यादा सवाल जवाब नहीं कर सकता, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स द कंपनी वेयर द कमर्शियल विजडम ऑफ मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स विल ऑलवेज प्रिवेल। ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कंपनी लॉ का कि 50 ऑर्डिनरी मेजॉरिटी जो है, whatever majority decides will be done, and on this premise only the entire company law is based. तो ये भी बात को काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। तो ये सबसे बड़े कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कंट्रोल चला जाता है, वोटिंग राइट्स शेयर होल्डर्स के पास चले जाते हैं, और एक्सट्रीम एंड्स पे कंपनी का टेक ओवर होने के चांसेस होते हैं। इस बात को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कॉर्पोरेट टेक ओवर 5 साल में 2 बार या 3 बार कोई बड़ी कंपनियों का टेक ओवर होता है, बट जिसके साथ होता है उसको तो उसके तो पूरे लाइफ का खून पसीना पैशन एक ही बार में चला गया उसके हाथ से। तो इम्पॉर्टेंट है कंट्रोल, है ना। हम जोकिंगली क्लास में मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूँ कि आप बताओ, बंदों से सवाल पूछता हूँ मैं यूजुअली कि हॉस्टल वाली बंदी जो है वो आपसे जल्दी हाँ मान जाएगी या फिर जो लोकलाइट है वो। बंदे खुद ही चिल्ला चिल्ला के आंसर्स आते हैं हर बैच में कि सर हॉस्टल वाली। अब मैंने तो कुछ उनको क्यूज़ दिए नहीं, तो फिर मैं उनको पूछता हूँ कि क्यों ऐसा आपने बोला कि हॉस्टल वाली जो बच्ची होगी या हॉस्टल वाली जो ऐसी जोकिंगली बात करते हैं हम लोग, तो हॉस्टल वाली क्यों बंदी आपसे जल्दी पट जाएगी। तो बच्चे बोलते हैं कि सर प्रमोटर का कंट्रोल कम होता है। तो बिकॉज प्रमोटर इज सिटिंग इन जबलपुर, बिलासपुर, प्रमोटर सिटिंग इन भिलाई, प्रमोटर सिटिंग इन रायपुर, उसको पता नहीं है कि बच्ची यहाँ पे कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है। दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स से ऑन जस्ट in a lighter vein I share this joke. So to a great extent प्रमोटर का कंट्रोल जोक था, ठीक है वो, बट येस इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपका कंट्रोल कंपनी में बना रहे। ये काफ़ी एसेंशियल बात है। इनफैक्ट CS और CA दोनों में ही मैंने आपको बताया कि जैसे SFM आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट CS मॉड्यूल 2 में पढ़ोगे, उसमें इस बारे में काफ़ी पूरा चैप्टर है, उसमें प्रैक्टिकल्स करते हैं कि भाई क्या बेहतर है, क्या कौन सा स्ट्रक्चर बेहतर है, पूरा उसके ऊपर चैप्टर बना हुआ है फर्दर। अब बिल्कुल इसी से मिलता जुलता हम लोग इन्वेस्टर्स के लिए एडवांटेज का बात कर लेते हैं। अब इन्वेस्टर्स के क्या एडवांटेज है सर? उनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, उनको दे हैव राइट टू पार्टिसिपेट
in the decision making. तो अब एज एन इन्वेस्टर यू हैव राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ मीटिंग, यू हैव राइट टू अटेंड मीटिंग्स, यू हैव राइट टू वोट इन द मीटिंग्स. तो अब आप तो डिसीजन लेने का आपको अधिकार मिल चुका है. फर्दर सबसे बढ़िया एडवांटेज जो है इसका, थोड़ा सा मैं स्पेस खाली करूँ यहाँ से. सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है यार, बहुत पैसा बन सकता है क्लास. अगर शेयर ऊपर गया, शेयर प्राइसेस ऊपर गए, शेयर में जो अपसाइड है इट्स अनलिमिटेड. अगर कंपनी ग्रो कर गई ना, अगर आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया था, अगर वो गूगल बन गई या वो कंपनी इन्फोसिस बन गई, भाई 10,000 से शुरू हुई, $3 बिलियन से ज़्यादा पैसा बना, तो अगर आपने इस टाइप की कंपनी चूज़ कर ली, तब तो भाई यू नो ओवर द लॉन्ग टर्म कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि कितने पैसे बन सकते हैं. अगर अच्छी कंपनी है, देयर इज़ अ फैंटास्टिक पॉसिबिलिटी दैट आप बहुत पैसे कमा लोगे शेयर से. सो इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा अपसाइड यही है कि आप खुद का बिजनेस नहीं भी कर रहे हो, तो आपने पैसे भी अगर किसी कंपनी में निवेश करके रखा है, एंड इफ द स्टॉक प्राइसेस गो अप, तो फिर तो आपको एडवांटेज ही एडवांटेज है. तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपका पूरा स्टॉक प्राइसेस ऊपर चला जाएगा, आपको ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज मिलेगा. सो दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड. ठीक है, तो दिस इज समथिंग जो आपको समझना पड़ेगा. ये इन्वेस्टर के साइड से अगर आप सोचोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट एट द एंड ऑफ द डे, नो मैटर हाउ मच वी टॉक अबाउट थिंग्स, एट द एंड ऑफ द डे व्हाई डू पीपल इन्वेस्ट? फॉर द रिटर्न्स, टू अर्न इनकम ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स. फंडामेंटली लोग जो पैसा कमाने की सोचते हैं, जो फंडामेंटली लोग पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, वो यही सोचते हैं, यही करने के लिए सोचते हैं, राइट? सो टू अ ग्रेट एक्सटेंट अपसाइड इज अनलिमिटेड. अगर कंपनी अच्छी निकली, चल गई तो चांद तक वाली बात है ना? बिल्कुल इसका कॉन्ट्ररी मैं आपको बताऊं तो अगर कंपनी में लॉसेस हुए तो शेयर प्राइसेस में डाउन साइड ये भी अनलिमिटेड है. सो दिस इज ऑल्सो अनलिमिटेड, कोई सीमा नहीं है. अगर स्टॉक टूटा तो वो कितना भी टूट सकता है. बहुत सारी कंपनीज, हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं. सुजलॉन की मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी, 2200 रुपए का शेयर था, 27 रुपए 20 रुपए का रेट आ गया. बहुत कंपनी, अनगिनत कंपनियां ऐसी. तो अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर, अनिल अंबानी की कंपनीज ले लो, रिलायंस पावर ले लो, आईपीओ आया था 168 रुपए के भाव का, 165 रुपए, 400 रुपए के आसपास का उसका शायद आईपीओ आया था. 450 का आईपीओ प्राइस था, 450 रुपए के आसपास उसका आईपीओ आया था. कभी नहीं गया वो 450 रुपए आईपीओ के बाद. पीपल मेड हैवी लॉसेस. सो अगर नीचे गिरा तो भी डाउन साइड भी अनलिमिटेड है. दूसरी डाउन साइड जो है वो, जैसे कई सारी कम्युनिटीज़ हैं. अभी हिंदुस्तान जो है वो एक ऐसा कंट्री है जहाँ अलग 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 कल्चर्स हैं. हर कल्चर की अपनी कुछ वैल्यू सिस्टम्स है, कुछ कस्टम्स हैं, कुछ तौर तरीके हैं. कुछ जो कम्युनिटीज़ हैं हिंदुस्तान में जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेने में बिलीव नहीं करती और जिन्हें फिक्स इनकम या स्टेबिलिटी चाहिए होती है, उनके लिए बहुत बड़ा डाउनसाइड ये है कि देयर इज़ नो फिक्स इनकम. यहाँ पर किसी भी प्रकार की फिक्स इनकम नहीं है. सो देयर इज़ नो फिक्स इनकम. यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको फिक्स इनकम देखने को नहीं मिलता. टू अ ग्रेट एक्सटेंट यहाँ पर आपको फिक्स इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है, किसी भी प्रकार की फिक्स स्टेबल इनकम आपको नहीं मिलने वाली है. सो दिस इज समथिंग दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ. इस बात को थोड़ा सा आप ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं. सो फिक्स इनकम जो है वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी. फिक्स इनकम किसी भी प्रकार की यहाँ पर नहीं मिलती. फर्दर some more disadvantages which we can talk about is, so समझ लीजिए आप, ये दोनों चीज़ों में थोड़ी थोड़ी सी सिमिलैरिटी आपको दिखेगी. जो कंपनी के लिए शायद एडवांटेज है वो आपके लिए शायद डिसएडवांटेज हो सकता है, और जो यहाँ पर कंपनी के लिए डिसएडवांटेज था वो सब आपके लिए एडवांटेजेस है ना? तो थोड़ी सी बैलेंसिंग करनी होती है. एक और डिसएडवांटेज जो क्लास में बच्चे हमेशा चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं वो ये है कि सर अगर कंपनी वाइंड अप हुई
तो लास्ट प्रेफरेंस मिलता है आपको। अगर कंपनी बंद होती है तो आपको जो आपके पैसे आपने लगाए थे कंपनी में वो आपको तब मिलेंगे जब कंपनी के सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसा वापस मिल गया होगा, टैक्सेस कंप्लीटली भर दिए होंगे, वर्कमैन कंपनसेशन भर दिया होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा उनको वापस मिल गया होगा। ये सब लोगों के बाद आपका नंबर आता है। अगर कंपनी वाइंड अप हुई तो जो प्रेफरेंस आपको मिलेगा वो लास्ट प्रेफरेंस मिलेगा। दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू इवेल्युएट। अभी दैट इज द रीजन जब कंपनी आईपीओ लेकर आएगी, जब कंपनी पब्लिक इशू वगैरह करेगी, या जब भी कंपनी किसी को भी शेयर इशू करेगी, तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। अब क्योंकि निवेशक रिस्क लेके पैसा लगा रहे हैं यहाँ पे, तो इक्विटी शेयर्स जो इशू होते हैं उसकी प्राइसिंग भी इस तरह से रखती है कि वी ऑलवेज कीप सम मनी ऑन द टेबल, थोड़ा पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी जो निवेशक है उनको भी मिले। इसीलिए आप देखोगे आईपीओ में हिंदुस्तान में आजकल तो बहुत भारी प्रतिशत मिलता है निवेशकों का। जो भी कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, धड़ाधड़ लोग पैसा लगाने को तैयार है, सब अपना अपना खजाना खाली करने को तैयार है। और क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हर आईपीओ में लोगों ने पैसा बनाया है। कभी मेजॉरिटी आईपीओ में तो इंडिया में पैसा 70-80% भी बढ़ा। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट जो इश्योर कंपनी होती है वो भी निवेशक के बारे में सोचती है, क्योंकि वो भी रिस्क लेके पैसा लगा रहा है। तो जब निवेशक रिस्क लेके पैसा लगाने को तैयार है तो कंपनी को इक्विटी शेयर्स की प्राइसिंग भी अग्रेसिवली करनी पड़ती है। मेरे कहने का मतलब है कि हमको थोड़ा कमाने का मौका निवेशक को भी देना पड़ता है। तो ये सारे फैक्टर्स, और कभी कभी कंपनी मतलब जब इन्वेस्टर बोलेगा मैं रिस्क लेके पैसा लगा रहा हूँ थोड़ा और कम में दो, तो प्रमोटर बोलेगा भाई मैं 15 साल से 10 साल से 5 साल खून पसीना एक करके कंपनी खड़ी किया हूँ, उस पूरी कंपनी में तेरे को एकदम से ओनरशिप मिल जा रही है तो मुझे भी तो कोई प्रीमियम दे। तो ये जो नेगोशिएशन है ये एक टू वे डांस है ना। ये सारे फैक्टर्स को बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे तो आपको समझ जाएगा कि कहाँ बैलेंस बनेगा। सेलर्स मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं जो शेयर्स सेल कर रहे हैं, या फिर कंपनी में न्यू इक्विटी शेयर्स बना के सेल किए जा रहे हैं, तो काट पीट के तो प्रमोटर अगर आईपीओ ला रहे हैं, पब्लिक इशू वगैरह हम करते हैं, तो काट पीट के हमारी तो हिस्सेदारी कम होगी ही ना। चाहे हम अपना ऑफर फॉर सेल लाकर हमारे ही शेयर डायरेक्टली बेच दें या न्यू शेयर्स क्रिएट करके हम आपको दे दें, परसेंटेज वाइज तो प्रमोटर की होल्डिंग कम होगी क्योंकि कुछ तो परसेंटेज पब्लिक को भी मिलेगा, है ना। तो प्रमोटर की सोच ये है, जो कंपनी खोल के बैठा हुआ है उसकी सोच ये है कि यार मैंने इतने खून पसीना एक करके रैट ईयर्स में मैंने 20-20 घंटे काम किया तब जाके कंपनी खड़ी हुई। तो अब आईपीओ आ रहा है तो मुझे भी 30-40% प्रीमियम कमाने का मौका चाहिए। निवेशक बोलेगा मैं भी रिस्क लेने को तैयार हूँ, मुझे भी कमाने का मौका चाहिए। उसके बाद जो आपकी कंपनी अगर आईटी कंपनी है तो हिंदुस्तान में इन्फोसिस, टीसीएस, माइंडट्री, टाटा एलेक्सा, एचसीएल, विप्रो, बहुत सारी आईटी का, माइंडट्री, रूट मोबाइल, बहुत सारी आईटी कंपनीज हैं। अब उनकी क्या वैल्यूएशन चल रही है स्टॉक मार्केट में उसको भी ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि आपकी वैल्यूएशन और जो भी निवेशक पैसा लगाएगा वो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी और आपकी कंपनी की दोनों की वैल्यूएशंस को कंपेयर तो करेगा ना। तो ऐसा तो है नहीं कि आप अनशन भाव रख दोगे तो वो ले ही लेगा। तो बहुत सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख के फिर शेयर की प्राइसिंग की जाती है और शेयर्स इशू किए जाते हैं। सो टू अ ग्रेट एक्सटेंट आई होप ये आपको समझा होगा। इसमें बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचिए, आप बिल्कुल भावुक होकर मत सोचिए, प्रैक्टिकल होकर सोचिए। जब रियलिस्टिक सोचिए, है ना। आप एज अ स्टूडेंट कब तक सोचते रहोगे। कंपनी के प्रमोटर मतलब दे आर वेरी इमोशनल अबाउट द कंट्रोल ऑफ द कंपनी बिकॉज इट इज़ देयर हार्ट एंड सोल दे हैव पुट इन। 10 साल कोई कंपनी में अगर 10 साल अपना जान पूरी डाल के कंपनी खड़ी करता है तो आप इमेजिन करो उसका 5%, 10% हिस्सा किसी और को देना कैसी बात हो जाती है। तो बहुत बड़ा नेगोशिएशन डांस चलता है। इसीलिए वैल्यूएशन जब आप फ्यूचर में बड़े होंगे तो आप वैल्यूएशंस के बारे में पढ़ेंगे। वैल्यूएशन के ऊपर भी CS प्रोफेशनल आप पढ़ेंगे, उसमें ही आप वैल्यूएशन भी पढ़ लेंगे। इनफैक्ट मॉड्यूल 2 में अकाउंट्स में भी थोड़ा बहुत वैल्यूएशन आता है। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट आपकी वैल्यूएशन किस तरह की आप करते हैं वो उससे रिलेटेड भी आपको काफ़ी सारा ज्ञान आ जाएगा। दिस इज अबाउट इक्विटी शेयर्स क्लास। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डेट। यार डेट को ना मैं थोड़ा इसकी भावना क्रिएट करने के लिए मैं कर्जा शब्द का इस्तेमाल करूँगा, ब्याज और कर्जा। तो सबसे पहले तो भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम ब्याज
या इंटरेस्ट पेमेंट्स। देख यार, कोविड में लॉकडाउन हुआ, सरकार ने बोला बंद कर दो, ब्याज तो चलता रहेगा ना यार। धंधा चले ना चले, ब्याज तो 24 घंटा चालू है, जिसने पैसा लगाया उसको ब्याज तो देना ही पड़ेगा तुमको। सो चक्कर ये है कि धंधा चले ना चले, ब्याज तो आपको देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट तो आप, इंटरेस्ट जो भी आपने पैसा रेज किया, अगर आपने कर्जा लिया है, आपने बोरो किया है, चाहे फिर वो डिबेंचर इशू करके किया हो या कोई भी और तरीके से किया हो, काट पीट के इंटरेस्ट तो चालू ही है। इंटरेस्ट कंपोनेंट तो उसकी चलती रहेगी, ब्याज की तो उसकी कंपोनेंट चलती ही रहेगी, है ना। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, इंटरेस्ट कंपोनेंट चलती रहेगी, ब्याज की कंपोनेंट चलती रहेगी। इसलिए ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मैंने पहले भी बोला, मैं फिर बोलता हूँ, ये आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर का एक कोट है जो मुझे बहुत पसंद है। ब्लड प्रेशर की जैसा ही है कर्जा, बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया तो बैलेंस शीट को खोखली कर सकता है, खोखली करने की मतलब पावर है। क्योंकि आप हर साल पेमेंट करते जाओगे। अगर कंपनी को 3-4 साल तक लॉस हो गया, लॉस के साथ साथ अगर कर्जा भी देना, मतलब ब्याज भी देना पड़ गया, तो पहली बात तो ये कि आपने अगर 100 रुपये लगाया था तो आपको 100 रुपये में से 20 रुपये का लॉस हुआ, 10% आप इंटरेस्ट देते हो तो आपको 30% टोटल मिला के आपका वैल्यू इरोड हो गई कंपनी की। सो दिस इज़ अ वेरी कॉस्टली थिंग। तो ये बहुत कॉस्टली हो सकता है, ये बड़ा ड्रेकोनियन इसके रिजल्ट्स कंपनी को मिल सकते हैं, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही साथ आपको शेड्यूल पे प्रिंसिपल को भी रीपे करना है, ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। सो टू अ ग्रेट एक्सटेंट आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको इसके बारे में जब आप कॉस्टिंग पढ़ते हैं, उसमें ना पे बैक पीरियड का एक कॉन्सेप्ट होता है, वर्किंग कैपिटल पे बैक पीरियड, उसके कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ोगे तो जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, जो भी आपने टोटल अमाउंट रेज किया, उसको वापस भी तो करना है। आज अगर आप 20,000 करोड़ रुपए बोरो करके एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हो तो हर साल आपको 8-10%, 7% ब्याज देना है। अरे भाई, 7-8 साल बाद जब पूरा का पूरा पेमेंट मैच्योर हो जाएगा तो 20,000 करोड़ रुपए भी वापस देने। तो उसके लिए आपको अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग अच्छे से करनी पड़ेगी। और अगर एज प्लान प्रोजेक्ट नहीं चल पाया तो 20,000 करोड़ रुपए जो आपको वापस करने हैं वो आपकी कंपनी के ऊपर एक बोझा बन जाएगा। और कंपनी अगर मुनाफा नहीं बना रही होगी, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं होगा, तो क्या होगा, आपकी कंपनी को लोग घसीटेंगे कोर्ट में, एनसीएलटी में आपके खिलाफ बैंक्रप्सी की पिटीशन शुरू होगी और खंखुर की निकलेगी कंपनी की, कंपनी नीलाम होगी, आपकी कंपनी, आपके ऑफिस, आपके असेट्स बेचे जाएंगे और आपकी कंपनी को बेच बेच के आपसे पैसा वसूला जाएगा। काफ़ी ड्रेकोनियन हो सकता है ये। तो ब्याज का रीपेमेंट वन प्रॉब्लम, प्रिंसिपल रीपेमेंट अनदर प्रॉब्लम। तो इसके लिए बहुत प्लानिंग चाहिए, इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट बिजनेस मॉडल बना के काम करना पड़ता है। एंड यू कैनॉट रेस्ट। जब आप कर्जा लेके काम करते हो तो आप रेस्ट नहीं कर सकते, आप एफोर्ड नहीं कर सकते रेस्ट करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये समझना। तो इंटरेस्ट पेमेंट्स, ब्याज वापस करना बहुत बड़ा प्रेशर होता है कंपनी के ऊपर। रिलायंस पावर, अनिल अंबानी का पूरा ग्रुप इसलिए भसका, किंगफिशर एयरलाइंस इसीलिए भसकी क्योंकि ब्याज का पेमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गया था। सुजुलॉन इसी वजह से, टाटा मोटर 7-8 साल से भसकी हुई है क्योंकि इतनी हैवी बोरोइंग थी। आप कुछ भी कर लो, आप 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लेके बैठे हुए हो, हर साल आपका 10,000 करोड़ रुपए तो ऐसे ही चले जाता है। अगर टाटा मोटर्स में ये कर्जा नहीं होता ना, 80,000 करोड़, 1 लाख करोड़ का कर्जा नहीं होता, तो कंपनी कब से प्रॉफिट में होती। हर साल वो लॉस बुक करते हैं। अभी देखो, 9,000 करोड़ का क्वार्टर में लॉस दिखाया उन्होंने। आप मेरे ट्विटर में जाओगे ना, 2 साल पहले, 1.5 साल पहले मैं पहली बार 13-14 ट्वीट रेंट पे ट्वीट कर दिया था। मैं कभी किसी को रेंट नहीं करता हूँ, मैं कभी किसी को कोई ज़बरदस्ती या अनवांटेड एडवाइस नहीं देता हूँ, या ज़बरदस्ती में कोई किसी भी कंपनी के बारे में रेंटिंग नहीं करता। इट इज़ ओनली टाटा मोटर्स बिकॉज आई हैव बीन ऑब्जर्विंग दिस कंपनी। सब बढ़िया है बट इतना पुअर मैनेजमेंट शो है। मैंने आपको नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी में भी बताया था कि 178 में यार, जो कंपनी का 1 लाख करोड़ का कर्जा होता है ना, उसका कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होटल की खिड़की से कूद के आत्महत्या कर देता है। चलो ठीक है, माना आत्महत्या हो गई, ह्यूमन एलिमेंट है, हो सकता है पर्सनल रीजन से किया हो। अरे यार, उसके बाद कंपनी में 2 साल मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं था, ये क्या बात हुई। 1 लाख करोड़ का कर्जा लेके बैठे वाली कंपनी को 2 साल तक साइरस मिस्त्री इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंटेड था। You cannot afford to have such leadership vacuum in such the companies of such scale.
हिंदुस्तान की लार्जेस्ट ऑटोमेकर कंपनी, इतना पुअर मैनेजमेंट शो है। इसके पहले एक बार राकेश झुनझुनवाला ने ग्रिल किया था मैनेजमेंट को कि फॉरेक्स लॉसेस थे यार, वो डॉलर और रुपये और डॉलर की बराबर मैनेजमेंट नहीं थी, हेजिंग नहीं थी। अपन फ्यूचर ऑप्शन पढ़ते हैं, अपन लोग सेकेंड मॉड्यूल में फ्यूचर ऑप्शन पढ़ते हैं। तो डॉलर लॉसेस, फॉरेन करेंसी लॉसेस हो रहे थे यार कंपनी को। तो कभी कभी बहुत पुअर मैनेजमेंट का एग्जाम्पल है टाटा मोटर्स, बहुत बहुत केसेस में ऐसा गड़बड़ हुआ है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यार देखो, ये बहुत बड़े, सबसे बड़े डाउन साइड यही है। चाहे मैं कुछ भी बोलूँ, सबसे बड़ा डाउन साइड यही है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है। इन्वेस्टर के लिए दिस बिकम्स एन एडवांटेज। क्यों? क्योंकि अब आपको सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको मिलेगा फिक्स इंटरेस्ट। कंपनी लॉस में है, कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी के डायरेक्टर मरे, कंपनी के डायरेक्टर जिंदा हो, आपको आपका फिक्स इंटरेस्ट मिलता रहेगा अगर आप डिवेंचर होल्डर हैं या अगर आपने कंपनी को कर्जा दिया है। सो यहां पे आपको स्टेबल इनकम की गारंटी है। कंपनी डूबी, फर्स्ट प्रेफरेंस इन माइंडिंग अप। कंपनी को कुछ हो जाता है तो सिक्योर्ड क्रेडिटर सबसे ऊपर के उस पे आते हैं। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर को पक्का से पेमेंट मिलनी ही है। जैसे हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बोला कि अगर कंपनी कंगली हुई तो सबसे लास्ट में आपको पैसा कुछ बचा तो मिलेगा। यहाँ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी अगर आप एक सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं। दीज आर सर्टेन एडवांटेजेस। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस फॉर द इन्वेस्टर? व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? एक बात बताओ, अगर आपने गूगल जैसी कंपनी को लोन दिया होता, मान लो आपने गूगल जैसी कंपनी को 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का लोन दिया होता, आपने उसके डिवेंचर्स खरीदे होते, कंपनी यार चांद पे पहुंच गई, तुम्हें क्या मिला? तुम्हें मिला फिक्स इंटरेस्ट, सिर्फ फिक्स इंटरेस्ट। आप इमेजिन करो यहां पे कोई अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं है। यू नो, एज एन इन्वेस्टर यू ऑल्सो नो कि आपकी किस्मत को चलने का आपने चांस ही लिमिटेड देके रखा हुआ है। एटलीस्ट आप इक्विटी शेयर खरीदते हो तो आपने अपनी किस्मत को चलने का मौका देके रखा हुआ है। आज ही आई वाज टॉकिंग विद समवन, तो उसने कहा यार होगा, बेसिकली आई वाज टॉकिंग माय नेफ्यू एंड आई वाज इंसिस्टिंग दैट ही अपीयर्स फॉर वन एग्जामिनेशन। ही सेड कि यार मामा होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा अबे देख, चांस लेगा तो होने के चांस है, नहीं लेगा तो कंफर्म है कि नहीं होगा। सो दीज डेज समटाइम्स व्हेन आई मीट लॉट ऑफ पीपल, वो पूछते हैं कि करें या ना करें, तो द फर्स्ट थिंग इज भाई, इफ यू आर नॉट टेकिंग चांसेस, गारंटीड तुम हारोगे। तो चांस लोगे ही नहीं, आप किस्मत को चलने का मौका तो दो। किस्मत को चलने का मौका दोगे तब तो वो चलेगी। तो मौका देना बहुत ज़रूरी है किस्मत को, और मल्टीपल बार देना है। मतलब हर रोज़ उठने के बाद किस्मत को एक मौका रोज़ देना चाहिए कि भाई ये आज हमने नया किया, चला तो बढ़िया, नहीं चला तो बेवकूफ़ तो आप थे ही। मैं तो कुछ और लैंग्वेज भी यूज़ करूँ, बट वीडियो में क्या क्या करूँ ना, मतलब देयर इज अ लिमिटेशन। सो उसको मैं यही बोला कि देख, लगी तो तेरी हुई है, अगर निकल गया तो बस पीपल विल गो क्रेजी। तो किस्मत को चलने का रोज़ मौका मिलना चाहिए, और एटलीस्ट एज एन इन्वेस्टर थोड़ा बहुत पैसा तो इक्विटी में लगना चाहिए आपका। वरना वही बात है कि कंपनी अगर आपके पैसे से कमा के बहुत आगे भी बढ़ गई तो आपको जो ग्रोथ मिलेगी वो बहुत लिमिटेड मिलेगी। इसी से हमको मिलेगी हमारी क्यू। कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज इज नो नीड टू शेयर प्रॉफिट्स। आपके 1 लाख रुपए से मैं 50 लाख कमा भी लूं तब भी मुझे आपको क्या देना है? सिर्फ ब्याज, सिर्फ इंटरेस्ट। मतलब अगर कोई मेरा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मुझे मालूम है कि मेरी गारंटीड अच्छी इनकम होने वाली है, तो मैं कर्जा ले लूंगा, कर्जा लेके मैं काम करना शुरू कर दूंगा। अगर मुझे मालूम है कि मेरे कंपनी में जितना पैसा लगाया उस पैसे में 40%, 50%, 60%, कभी कभी 80%, 100% का रिटर्न मिल रहा है, तो मैं थोड़ी ना मैं इक्विटी शेयर इशू करके काम करूंगा। तब तो मैं कर्जा लेके धंधा करने की प्रेफरेंस मेरी होगी। क्योंकि अगर मैं आपके 100 रुपये पे 100 रुपये बना रहा हूँ तो मैं हमेशा ये कोशिश करूंगा कि मैं 100 रुपये बोरो करूँ, उस पर 100 रुपये और बनाऊँ, और आपको मिल जाए मेरे 100 कमाई का एक 10% हिस्सा। तो मैंने आपके 100 रुपये से 100 रुपये कमाए, आपको क्या मिला? अपने 100 रुपये पे सिर्फ 10 रुपये। तो मैं आपके 100 रुपये लेके अगर 10 साल उस पर्टिकुलर पैसे से मैं अच्छे रेट ऑफ अच्छे परसेंट से मैं पैसा कमाता जाऊँ,
तो मेरे लिए इंटरेस्ट पेमेंट्स को हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आराम से इंटरेस्ट पेमेंट चुका दूंगा, आराम से मैं रीपेमेंट कर दूंगा। तो इसीलिए इसको जब बोरोइंग करते हैं तो फाइनेंशियल टर्म्स में से हम लेवरेजिंग भी बोलते हैं। लेवरेजिंग का सरल भाषा में मतलब होगा टू डू मोर विथ लेस। आपके पैसे से किया ना, कंपनी ने अपने रिसोर्सेज से भी नहीं किया, कंपनी ने बोरोड मनी से पैसा कमाया। सो हिंदी में इसको बोल सकते हैं कम में कम, टू डू मोर विथ लेस। सो टू अ ग्रेट एक्सटेंट, नो नीड टू शेयर प्रॉफिट्स, नो नीड टू शेयर वोटिंग राइट्स। सो वन मोर डिसएडवांटेज फॉर इन्वेस्टर, no voting rights, no right to participate in management decisions। तो मैनेजमेंट डिसीजंस में आपको पार्टिसिपेशन का बिल्कुल आपका रोल नहीं है वहाँ पे। तो डिवेंचर होल्डर्स को सिर्फ तब अधिकार मिलते हैं वोट करने के जब उनके इंटरेस्ट को अफेक्ट हो रहा, मतलब उनको पेमेंट नहीं मिली, उनको इंटरेस्ट पेमेंट में डिफॉल्ट हो गया, तब जाके वो लोग खड़े हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे कंपनी में कोई डिसीजन मेकिंग वोटिंग पावर कभी नहीं उनको मिलता है। इनफैक्ट जब हम डिटेल में रूल्स पढ़ेंगे तो रूल 18 में साफ लिखा हुआ है, और फॉरगेट अबाउट द रूल यार, सेक्शन 71 सबसेक्शन 2, डिबेंचर किसी भी टाइप प्रकार का इशू, उसमें वोटिंग राइट्स हो ही नहीं सकते, यही उसकी खास बात है। इट्स अ डेट इंस्ट्रूमेंट, यू विल नॉट गेट एनी वोटिंग राइट देयर। सो टू अ ग्रेट एक्सटेंट ये बात को आपको सोचना पड़ेगा, इस बात का आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। तो एज एन इन्वेस्टर आपकी ग्रोथ एक लिमिटेड है, आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलने वाले, मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग में कोई हिस्सेदारी आपकी वहाँ नहीं होने वाली है। कंपनी का यही पावर है, कंपनी का यही फ़ायदा है कि दे हैव फुल कंट्रोल, उनको प्रॉफिट शेयर नहीं करना है, उनको वोटिंग राइट नहीं इशू करने हैं, तो उनका कंट्रोल कंपनी में बना रहता है। सो नो वरीज अबाउट होस्टाइल टेक ओवर्स, नथिंग। सो ऑल्सो कभी कभी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, मतलब एटलीस्ट ओवरसीज बोरोइंग बहुत अच्छे से हो सकती है। सो इंडिया के बाहर से बोरो करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है आपको, कम ब्याज दर में पैसा रेज हो सकता है। जैसे जैसे मार्केट्स इवॉल्व हुए हैं, कंपनीज को ये टेक्निक भी समझ में आई है कि विदेश में जहाँ इंटरेस्ट रेट बहुत कम है वहाँ से बोरो करना भी एक बहुत अच्छा आइडिया है। सो this is something that I wanted to tell you. One more advantage that we must list, one more disadvantage rather we must list is need for some collateral। जब आप लोन लेने जाते हैं तो आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी, कोई ना कोई असेट को गिरवी रखना पड़ता है एज अ सिक्योरिटी। तो ये भी एक खास बात है कि जो कंपनी के पास कुछ है ही नहीं वो बेचारी गिरवी रखेगी क्या। इसीलिए स्टार्टअप्स हमेशा इक्विटी शेयर्स इशू करके फंडिंग की कोशिश करते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग, ऑल दे हैव इज एन आइडिया, इज अ गुड टीम एंड अ विल टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट एंड टू राइज। सो ऑल दे हैव इज द विल, द प्रोजेक्ट, द टीम। पैसा नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, एसेट्स नहीं है, तो कर्जा वही कंपनी लेगी ना जिसके पास कुछ होगा गिरवी रखने के लिए। तो कई बार यही एक बहुत बड़ी लिमिटेशन होती है जिसकी वजह से कंपनी बोरो नहीं कर पाती। At least my clients which are SMEs, which are private limited companies, just have started companies 2-3 years back, 4 years back, the biggest complaint that they always come up with is, Rahul, whatever bank we go, they'll ask for collaterals and we don't have collaterals. Every time this is the complaint that I've been hearing. No matter how many laws, how many regulations government have come up with, still बैंक से पैसा मिलने में अभी भी दिक्कत होती है अगर कोई प्रॉपर्टी आपके पास गिरवी रखने के लिए नहीं है तो। सो दिस एक्सरसाइज आई बिलीव इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अगर हम लोग थोड़ा सा और मैच्योर हो जाएं, थोड़ा सा और अगर हम इसके बारे में सोचें, तो मैं आपको एक चीज़ फिर से बता सकता हूँ। आई कैन टॉक अबाउट वन स्पेसिफिक थिंग। अगर प्रोजेक्ट में रिस्क नहीं है, जो भी आप काम के लिए पैसा रेज करना चाहते हो वो प्रोजेक्ट में, अगर कोई प्रोजेक्ट है, इफ देयर इज एनी प्रोजेक्ट विच इज लेस रिस्की, बहुत कम रिस्क है, जहां पे यू आर ऑलमोस्ट सर्टन कि अच्छी परसेंटेज की प्रॉफिट होगी, सर्टेन अबाउट 30 एनीवेयर 30%,
40% प्लस आपको प्रॉफिट्स बनने ही वाले हैं, यू आर सर्टेन अबाउट 30 to 40% प्रॉफिट परसेंटेज, व्हाट इज अ प्रेफर्ड रूट? अक्सर ऐसे केस में हमेशा लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, what they will do in such cases, they will always go for equity share offering. वो लोग हमेशा ऐसे केस में इक्विटी शेयर्स ऑफर करने के लिए जाएंगे। उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो लोग ऐसे केसेस में, सॉरी आई एम सो सॉरी आई हैव मेड अ मिस्टेक है, ऐसे केसेस में दे विल ऑलवेज गो फॉर डेट। उनको ऐसे केसेस में हमेशा कर्जा लेना पड़ेगा। इन दीज कंडीशंस द डेट is a number one option. The reason is very simple. Let me just try and give you an example. मान लो अगर आप 40% से प्रॉफिट बना सकते हो, इफ यू कैन मेक प्रॉफिट्स एट दिस परसेंट, एक नंबर वन प्रोजेक्ट में रिस्क नहीं है, हम श्योर हैं कि कुछ समय तक 40% प्लस प्रॉफिट होने वाला है, 80% 100% होने वाला है। मान लो एग्जाम्पल के लिए मान लो आपकी कंपनी में किसी ने इन्वेस्ट किया, मतलब आपको मान लो 1 करोड़ रुपए का आपने कर्जा ले लिया, ठीक है। अगर आपने 1 करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया तो क्या रेमिफिकेशन होंगे इसके? अगर आपने कर्जा लिया 1 करोड़ का और आप 40% से पैसा बना रहे हो या 80% से या 100% से पैसा बना रहे हो, फर्स्ट ईयर आपने ये करोड़ रुपए के ऊपर कितना बनाया? मान लो आप बना रहे हो 100%, 100 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, रियलिस्टिक नहीं है वैसे तो, 40 भी रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन जो शुरू में नई कंपनी अच्छी इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आती है वो बना भी सकती है। मान लो कोई कंपनी ने चल 50% रेट से पैसा कमाया, तो पहले साल में आपकी इनकम कितनी हुई? नेट इनकम 50 लाख। तो आपके पास लगे हुए थे, आपके पास 1 करोड़ रुपए धंधे में आपने लगाए, 1 करोड़ आपने धंधे में लगाया, आपकी नेट इनकम कितनी हो गई? 50 लाख की। अब आपके धंधे में अगले साल कितने लग जाएंगे? 1 करोड़ प्लस 50 लाख मतलब 1.5 करोड़। धंधे में टोटल लागत कितनी है भाई? 1.5 करोड़। पहले 1 करोड़ पे 50 लाख बनाया, अभी 1.5 करोड़ पे 50% कितना हुआ रेट ऑफ? अरे आपकी ग्रोथ कितनी है मेरे भाई? ग्रोथ कितनी है? ग्रोथ 50% है ना। इसको थोड़ा सा टेबल को और मैं क्लासिफाई कर देता हूँ, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसके तो न्यूमेरिकल्स आप बड़े होके करेंगे ही करेंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ भाई, आपकी जो ग्रोथ है वो कितना परसेंट है? 50% है। पहले साल में आपने कितना बनाया? करोड़ रुपए के ऊपर 50%। करोड़ रुपए के ऊपर 50% की इनकम कितनी हुई? 50 लाख। अब दूसरे साल में क्या होगा? दूसरे साल में आपका धंधे में लागत हो गई 1 करोड़ प्लस 50 लाख, तो 50 लाख रुपए जो है वो री इन्वेस्ट करोगे। आप बोलोगे सर री इन्वेस्ट 50 लाख कैसे करेंगे? ब्याज भी तो देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है आपकी, ब्याज भी देना पड़ेगा। चल कितना है इंटरेस्ट इनकम है? मान ले इंटरेस्ट इनकम है 10%, तो आपने 10% भी ब्याज देना है तो 10 ही लाख रुपए ब्याज में जाएंगे, है ना। तो भी आपका 1 करोड़ 40 लाख वापस धंधे में लगा। फिर आप अगले साल कितना पैसा बना लोगे? ग्रोथ तो 50% है, फिर आपकी 70 लाख रुपए की इनकम है, ब्याज तो आपको 10 ही लाख रुपए देना पड़ेगा। फिर अगले साल आप 2 करोड़ 10 लाख रुपए धंधे में आप लगाओगे। थर्ड ईयर में आपकी ग्रोथ 50% है, तो 2 करोड़ 10 लाख रुपए में आप 50% कमाओगे, तो ग्रोथ कितनी हुई? 1.05 करोड़। 1 करोड़ 5 लाख रुपए का आप मुनाफा कमाएंगे, आपको ब्याज तो कितना ही देना है? 10 ही लाख देना है। ऐसे ऐसे करते 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 आप खुद ही समझ जा रहे हो कि जब ग्रोथ रिटर्न ऑन जितना कैपिटल हमने लगाया उसके ऊपर अगर 50% से पैसा कमा रहे हैं हम लोग, तो मैजिक देखिए किस प्रकार का हो रहा है। कॉम्प्लिकेट होते जाएगी कैलकुलेशन, इसलिए मैं कैलकुलेशन बीच में नहीं लाना चाहता था। सो आपकी नेट इनकम होगी 1 करोड़ 57 1 करोड़ 57 लाख 50,000, है ना। तो ब्याज तो इतना ही देना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने कब पूरा पैसा निकाल लिया, आपने 1 करोड़ पे आप 1 करोड़ धार लेके बैठे हुए थे, वो तो आपने चौथे साल में नेट कमाई कर ली। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब अपन प्रॉफिट के लिए सर्टेन है, हम श्योर हैं कि हमारा बिजनेस मॉडल सेक्सी है, हमको 50% ग्रोथ हर साल होनी है, तो फिर कोई टंटा ही नहीं है। आप कर्जा ले लो, धंधा कर लो, है ना।
किसी को पार्टनर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद सोचो, आप स्कूल में जब जाते थे, अगर आपकी मॉम ने आपको अच्छा सैंडविच दिया हुआ है, मैगी बना के दी हुई है, आपने सेक्सी पनीर सैंडविच, अच्छा चीज़ सैंडविच अगर आपके टिफ़िन में है, यू विल नेवर शेयर दैट टिफ़िन, यू वुड नॉट लाइक टू शेयर दैट टिफ़िन। आप अकेले बैठ के खाना खाना प्रेफर करोगे। लेकिन वही आपके डब्बे में बहुत ही ख़राब, ख़राब तो कुछ नहीं होता, अगर ऐसी कोई चीज़ें तो बिल्कुल टेस्टी नहीं है आपको, तो आप क्या बोलोगे, चलो शेयर करके खाते हैं, है ना। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट जब अपने को पता है कि धंधा बहुत सेक्सी है, प्रमोटर जब जानता है कि यार निश्चित प्रॉफिट है, 100% कमाई का चांसेस है, तो वो क्यों शेयर करेगा मुनाफे, है ना। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली दैट अगर वी आर सर्टेन, बट सर्टेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सर्टेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम श्योर हैं कि प्रोजेक्ट में कमाई होगी, वो भी अच्छे परसेंट से कमाई होगी, तो ही कर्जा लेना इज अ प्रेफरेबल ऑप्शन, अदरवाइज इट कैन एक्चुअली कॉस्ट यू, बहुत नुकसान हो सकता है। तो जब अपन बहुत श्योर हैं कि प्रॉफिट होगा ही और प्रोजेक्ट जो है बहुत कम रिस्की है, कर्जा लेके काम कर लेना चाहिए, क्योंकि गारंटीड हमको पता है कि मुनाफे में हम जाने वाले हैं। एंड वाइज वर्सा, अगर अपने को पता है यार, अगर अपने को पता है कि प्रोजेक्ट जो है वो बहुत रिस्की है, अब उसमें धंधे में जो आप ग्रोथ है या जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन है, अगर यार वो 10-15% का धंधा बच गया, आप क्या कर्जा लोगे, क्या उधार लोगे, कर्जा लोगे 10%, 8% ब्याज दोगे, चला 10% की कमाई में से 8% ब्याज दे देना, इट विल नॉट बी प्रेफरेबल, है ना। तो जो अपने को पता है कि अपन 10-15% से ही कमा सकते हैं, ऐसे केसेस में इट इज ऑलवेज गुड, ऊपर से रिस्की प्रपोजिशन है, ऐसे में कभी भी कर्जा लेना प्रेफरेबल ऑप्शन नहीं होता। ऐसे केस में इक्विटी फंडिंग कर लेनी चाहिए। लगे तो आपकी कंपनी ने ऑलरेडी कर्जा लिया हुआ है, अगर आपने ऑलरेडी कर्जा लिया हुआ है और आपको, मान लो अगर आपने ऑलरेडी कर्जा लिया हुआ है और कंपनी में ग्रोथ बहुत कम हो गई है, तो आप क्या कर लीजिए, आप इक्विटी शेयर इशू कर लीजिए और इक्विटी शेयर के पैसे से कर्जा चुका दीजिए। तो सिर्फ ये सिंपल एक्सरसाइज से भी आप 7-8%, 10% तक का मार्जिन कंपनी को बचा के दे सकते हो, क्योंकि अगर आपने बहुत कर्जा लिया हुआ है और 8-8% ब्याज जा रहा है, तो 8% इज अ गुड गुड रेट। तो आप इमेजिन करो, जैसे मैंने टाटा मोटर्स का एग्जांपल, एकदम लाइव बात कर रहा हूँ मैं आपसे, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा मैं आपको। आज टाटा मोटर्स है, जस्ट लेट अस जस्ट लुक एट द टाटा मोटर्स में 2 मिनट के लिए आपको मैं लेके जाता हूँ। आप टाटा मोटर्स की ये देखिए, लेट मी टेक यू टू द एप्लीकेशन में, आपको 2 मिनट के लिए ये देखिए, लेट मी जस्ट शेयर विथ यू दिस विंडो। अब मैं ना आपको 2 मिनट के लिए टाटा मोटर्स का शेयर दिखाता हूँ। अभी क्यों बसका हुआ है, रिजल्ट खराब आए हैं, क्यों मुझे इन्फी पसंद है, क्योंकि खास बात यह है कि यार कर्जा नहीं है कंपनी में, टेंशन का मामला नहीं है। सो टमो टाटा मोटर्स, ये देखो। अब आप बोलोगे सर शेयर प्राइस क्या दिखा रहे हो, शेयर प्राइस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं शेयर प्राइस की बात नहीं करता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम ये है कि अभी फिर से उनको लॉस हुआ, 7,600 करोड़ का लॉस दिखाया उन्होंने। हाँ, कंसोलिडेटेड मतलब सारी कंपनियां मिला के, सब्सिडियरी मिला के काट पीट के लॉस कितना है, 7,605 करोड़ का। तो ये देखो, फिर डिफर्स डिसीजन ऑन फंड रेजिंग, ये हमेशा ये करते रहते फंड रेजिंग का किस्सा। अभी इनको टेक्निकली इक्विटी शेयर इशू करके एग्जिस्टिंग कर्जा चुकाना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। ग्रुप लेवल पे आप सोचो, अगर आप साइरस मिस्त्री होते, अगर आप बहुत सीरियस हो, अगर आप साइरस मिस्त्री हो, वैसे तो बहुत साइरस मिस्त्री तो चलेगा, आई एम सो सॉरी, आप चंद्रशेखर जी हो, आप चंद्रा हो, मतलब उसको चंद्रा बोलते हैं, टी चंद्रशेखर जी, तो मेरे दिमाग में ये तो जरूर आता कि यार टीसीएस हर साल 35-40 हज़ार करोड़ रुपए कमा रही है, 75%, 72% टीसीएस की जो शेयर होल्डिंग है वो टाटा सन्स के पास है। मतलब 35,000 करोड़ में से 70%, चल सब हटा के 24 करोड़ तो मेरे पास आने ही है, 24,000 करोड़, आई एम सॉरी। अब 24,000 करोड़ रुपए का जो सरप्लस कैश है, अगर टीसीएस से वो 3 या 4 साल में भी विड्रॉ करते हैं, 20,000, 20,000, 20,000, 80,000 करोड़ रुपए हो जाते हैं। मैं कहता हूं यार मत करो इतना,
बट 20-30 हज़ार करोड़ रुपए तो वहां से निकाल के आप टीसी टाटा मोटर्स में पंप अप करो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे भले वो इंडिविजुअल कंपनीज अलग अलग है, दो कंपनियां बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन ग्रुप लेवल पे जो होल्डिंग कंपनी है वो तो टाटा सन्स है। वहां पे प्लानिंग हो सकती है, लेकिन इंटेंट बहुत समय से मैं देखा हूं, इंटेंट जो है वो बहुत खराब है। सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि इंटेंशन होना बहुत जरूरी है। अगर इंटेंशन ही नहीं है, आप सीरियस ही नहीं हो, तो आप कैसे करोगे? अभी एक 307 रुपए का शेयर चल रहा है। फॉरगेट अबाउट द शेयर प्राइस, लुक एट द बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में सीधे लाइबिलिटी को देखो, टोटल लाइबिलिटीज बताओ। नेट लाइबिलिटीज नहीं दिख रहा है क्या? सिक्योर्ड लोन देखो, सिक्योर्ड लोन देखो, नेटवर्थ के नीचे इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 रो में देखो, 1,14,775 करोड़ रुपए का सिक्योर्ड लोन है। अब बताओ कैसे होगा मुनाफा? इसके ऊपर कितनी ब्याज पेमेंट जाती होगी, कितना हैवी डेट, कितना ज़्यादा ये पेमेंट करना पड़ता होगा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसीलिए इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं बच्चों को कि काफ़ी डाइसी हो जाता है। अगर आप कर्जा लेके काम कर रहे हैं तो ये बहुत टफ हो जाती है चीज़ें। तो इसीलिए ये डिस्कशन हमारा बहुत ज़रूरी था एक। तो इक्विटी और डेट को लेके जो डिस्कशन रहता है ये काफ़ी मायने रखता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन रहते हैं ये सब। ये हमने कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर की बात की आज। इसी के बीच में मैं आपके साथ एक और इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो हमने इक्विटीज़ के बारे में बात की है ना, हमने इक्विटी शेयर्स के बारे में बात की, हमने डिबेंचर्स के बारे में बात की। वी टॉक्ड अबाउट इक्विटी शेयर्स, वी टॉक्ड अबाउट डिबेंचर्स, हमने डिबेंचर्स और इक्विटी शेयर्स दोनों की बात की, राइट? हमने क्या बोला? ये कन्वेंशनल थ्योरी है, ये कोई मेरा पढ़ाया हुआ पार्ट नहीं है। ये दुनिया में किसी भी इन्वेस्टमेंट किताब पढ़ोगे, कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चरिंग की किताब पढ़ोगे, उसमें आपको यही पढ़ने मिलेगा। यार बहुत सिंपल है, अगर प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत ज़्यादा है, यू शुड इशू इक्विटी शेयर्स। सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने क्यों ब्लंडर किया पता नहीं। प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़िया चल रहे, प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़िया है, कर्जा ले लो, धंधा कर लो, और प्रोजेक्ट जो है इट इज़ लेस रिस्की, क्या करना चाहिए? डिवेंचर इशू करो। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट रिस्की कम है, 7-8% ब्याज देते रहेंगे, अच्छी मार्जिन पे धंधा चल रहा है, कंपनी के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए बहुत पैसा बन जाएगा। प्रमोटर्स हैं, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स हैं, दे विल मेक ह्यूज मनी। ऑन द कॉन्ट्ररी, श्रिंकिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, जहां आपको लगता है कि कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं श्रिंक हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, मुश्किल हो रहा है डेट को मैनेज करना, कर्जा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, या आपको लगता है कि कर्जा जो लिया हुआ है उसको वापस करना है, बहुत बड़ी ऑप्शन है, इक्विटी शेयर इशू करो, जो पैसा है उससे कर्जा चुकाओ, आपकी जो इंटरेस्ट आउटगो है वो बचेगी, और कंपनी की बैलेंस शीट में वो इंटरेस्ट आउटगो हर साल री इन्वेस्ट होगा, कंपनी बेहतर हो जाएगी। और ये भी बात है कि अगर बहुत रिस्की प्रोजेक्ट्स हैं तो पूरा रिस्क आपके ऊपर आ जाता है, इसीलिए इक्विटी शेयर्स इशू करना बेटर आइडिया, आप वहाँ रिस्क शेयर कर लीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट एक और सिक्योरिटी है जिसको 11 स्टैंडर्ड से आप इग्नोर करते आ रहे, प्रेफरेंस शेयर्स। इसको तो जैसे कि बच्चे में देखता हूँ कि इसको तो बिल्कुल ऐसा इक्विटी शेयर की छोटी बहन मान के चलते हैं, सर मतलब बाजू हो जा, प्रेफरेंस शेयर्स को कोई गिनता नहीं है, जबकि ये बहुत बढ़िया तरीका है फंड रेज करने का। प्रेफरेंस शेयर्स आर वेरी गुड ऑप्शन। इन दोनों के बीच में इसको मैंने प्लेस किया अगर आप देखोगे तो, और बिल्कुल ये जस्टिफाइड है इसकी पोजीशन। सबसे खास बात यह है, जहां मॉडरेट रिस्क है, ऑलवेज बेटर कि आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दो। इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप ऐसी जगह पे प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दो। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉफिट्स हो गए तो इन केस ऑफ प्रॉफिट्स आप क्या कर दीजिएगा?
फिक्स डिविडेंड आपको देना पड़ता है। प्रेफरेंस शेयर्स में ना ब्याज नहीं देते, इंटरेस्ट नहीं देते, प्रेफरेंस शेयर्स में फिक्स डिविडेंड देना पड़ता है। इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फिक्स डिविडेंड इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट नहीं देना पड़ता, फिक्स डिविडेंड इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। तो प्रेफरेंस शेयर अगर आप मॉडरेटली रिस्की प्रोजेक्ट है, आपको पता नहीं है नो कि प्रॉफिट होगा या चांस होगा, या आपको लगता है कि मुनाफे होंगे, बट देयर इज ऑलवेज अ रिस्क इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। अगर आपको लगता है कि ऐसे टाइप के चांसेस हैं, गो इशू प्रेफरेंस शेयर्स। क्यों? प्रॉफिट हो गया, फिक्स डिविडेंड 8% जो भी 10% डिसाइडेड होगा, फिक्स्ड डिविडेंड आप दे दो, बचा हुआ पूरा मुनाफा आपका। और खुदा न खास्ता खुदा न खास्ता आपकी प्रोजेक्ट्स में लॉसेस हो गई, अगर आपकी कंपनी में लॉसेस हो गए, अगर 2 से ज्यादा बार आप फिक्स डिविडेंड भी नहीं दे पाए, बिकॉज फिक्स डिविडेंड जो है वो मुनाफों पर दिया जाता है, डिविडेंड हमेशा नेट प्रॉफिट्स के ऊपर दिया जाता है, और इंटरेस्ट ग्रॉस प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट पेमेंट ग्रॉस प्रॉफिट में से निकाली जाती है, वेयर एज डिविडेंड पेमेंट नेट प्रॉफिट से निकाली जाती है। तो अगर कंपनी की हालत खस्ता हो गई, अगर कंपनी ने प्रॉफिट नहीं बनाया, कंपनी में लॉसेस हो गए, तो लॉसेस के केस में क्या होगा? आप फिक्स डिविडेंड 2 साल तक नहीं पे कर पाए। अगर आप फिक्स डिविडेंड 2 साल तक पे नहीं कर पाते हो, तो इस केस में क्या होगा? अगर आपने 2 बार डिफॉल्ट कर दिया, ये रूल है एक्चुअली, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए रूल है ये, अगर आपने 2 बार डिफॉल्ट कर दिया, मैं आपको ये सेक्शन भी रीड करवाऊंगा प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड। अगर 2 बार तक लॉस हुआ प्रोजेक्ट में, तो ऐसे केस में प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट्स देने पड़ते हैं। तो ठीक है यार, जो कंपनी में लॉस हो रहा है, वो कंपनी में किसी को वोटिंग राइट्स देने में प्रॉब्लम ही क्या है? अगर कंपनी के प्रोजेक्ट में लॉस हो रहा है, तो आप ऐसी कंपनी के शेयर्स किसी को देने में क्या किसी को दिक्कत होगी? तो प्रेफरेंस शेयर बहुत बढ़िया ऑप्शन है। प्रॉफिट हो रहा है तो फिक्स डिविडेंड दे दो, प्रॉफिट आपके पास रख लो। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रोजेक्ट में गड़बड़ी आ गई, लॉसेस हो गए, तो फिक्स डिविडेंड निवेशकों को दे दो, बचा हुआ पूरा नेट, मतलब प्रॉफिट हो गया, फिक्स डिविडेंड दे दो, बचा हुआ पूरा प्रॉफिट इन्वेस्टर्स का, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। अगर लॉसेस हो गए, प्रेफरेंस शेयर जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, उनमें वोटिंग राइट्स आ जाते हैं। सो 2 साल तक अगर कंटिन्यूसली अगर इंटरेस्ट पेमेंट फिक्स डिविडेंड देने में डिफॉल्ट आपने किया, तो प्रेफरेंस शेयर में वोटिंग राइट्स आ जाते हैं। कंपनी के कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रमोटर्स विल नेवर हैव अ प्रॉब्लम टू शेयर वोटिंग राइट्स अगर कंपनी में लॉसेस हो रहे। ऐसी कंपनी जिसमें लॉसेस हो रहे, उसमें आप क्या कर लोगे? वोटिंग राइट से क्या कर लोगे? आप वो कंपनी के कंट्रोल को दे दो, आप दे दो ऐसे कंपनी के शेयर किसी और को, है ना? एज अ प्रोफेशनल आपको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा, बिकॉज आप उनके लिए ही तो प्रोडक्ट डिजाइन करते हो, उनके लिए तो आप ये इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट डिजाइन कर रहे हो, है ना? तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। नाउ इस बात को समझो कि अगर हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स को 2 मिनट के लिए कंपेयर करें, तो 3 पॉइंट्स है जहां पर मैं आपको स्पेसिफिकली बोलूंगा कि थोड़ा ध्यान दीजिए। देयर आर 3 पॉइंट्स जहां पे आपको ध्यान देना है, ठीक है? देयर आर 3 केसेस जहां पे आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, वो हम समझते हैं एक बार, ठीक है? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। नंबर 1, यहां इंटरेस्ट देना है या डिविडेंड? प्रेफरेंस शेयर्स है, आपको देना है फिक्स डिविडेंड, यहां देना है इंटरेस्ट। डिवेंचर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डिवेंचर में आपको जो भी इंटरेस्ट आप दोगे, उसमें आपकी टैक्स सेविंग हो जाएगी, यहां पे नहीं हो पाएगी। प्रेफरेंस शेयर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दे गेट वोटिंग राइट्स, वेयर एज यहां पे आपके जो असेट्स हैं
जो असेट्स गिरवी होंगे वो बिकेंगे, कंपनी इंसॉल्वेंसी के लिए कोर्ट में घसीटी जाएगी और हो सकता है आपकी कंपनी के प्रॉपर्टी, कंपनी के एसेट्स को बेचना शुरू हो जाए। ओके, सो दिस वाज अ बेसिक सेट ऑन फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग। ये कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको समझाए। लॉ तो अभी मैं शुरू करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट इनटू द न्यू इंस्ट्रूमेंट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। सो thank you guys, you have been a lovely audience. In the next session we are going to discuss the law side of this, the legal provisions regarding all the instruments that we will be talking about, all the instruments that are there in the syllabus. Thank you guys, bye bye.